हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मार्केट में जब भी आप किसी का चार्ट ओपन करते हो उसमें क्या देखते हो? सबसे पहले आप देखते हो डिमांड एरिया और दूसरा देखते हो सप्लाई एरिया। डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया हम किस टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें? वीकली देखें, 4 घंटे के हिसाब से देखें या 5 मिनट के हिसाब से देखें? देखिए, आपकी जब एनालिसिस स्टार्ट होती है ना, वो हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहिए, कम से कम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर आप इंडेक्स में करते हो तो भी और स्टॉक्स में करते हो तो भी, क्योंकि देखो बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो एक दिन के हिसाब से जो ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है उसमें बहुत कुछ डेटा बनते हैं, बहुत बायर सेलर एंटर होते हैं, कुछ पोजीशन निकालते हैं, कुछ पोजीशन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका डिमांड एरिया सप्लाई एरिया एक डेली बेसिस के हिसाब से स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा होता है। देखिए, मैं आपको एक चार्ट ओपन है, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और ये निफ्टी का चार्ट है, मंथली कैंडल है, एक एक कैंडल एक एक मंथ को डिनोट करता है। तो इसका वैल्यू समझिए, क्योंकि ये अभी अक्टूबर सीरीज जस्ट स्टार्ट हुआ है और ये जो कैंडल बना हुआ था, जिस दिन स्टार्ट थी इस कैंडल बनने की, वो 1 अक्टूबर था, ठीक है। 1 अक्टूबर को बना, 2 को छुट्टी थी, 3 अक्टूबर का था। इस 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में ये मार्केट ने एक मूव दिया है, लगभग में कितना, 1.1%। यहां से देखो आप, यहां पे लिखा है ना 1.1%, मतलब कि 2 दिनों के मूव में मार्केट में जो बायर है मार्केट को खींच करके, निफ्टी के चार्ट को खींच करके 1.1% का एग्रेसिव बाई एरिया में पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये मंथली ये कैंडल दिखा रहा है कि इस कैंडल के हिसाब से कम नेक्स्ट जो टारगेट है 25,156 तक जाता है। ये देखिए, ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है ना, ये मंथली कैंडल के हिसाब से इस कैंडल का जो फॉर्मेशन है यहां तक का, अगर ये जो कैंडल स्टार्ट हो रही है, ये कैंडल कम से कम यहां तक का डोर ओपन है, ये क्लियर है। अब ये जो कैंडल है वो कल बने या 2 दिन के बाद बने या 3 दिन के बाद, यहां तक जा सकता है। लेकिन जब तक से इस सपोर्ट के पास है, इस कैंडल का एरिया जब तक से इस सपोर्ट के पास है, तब तक से जितने भी बायर बैठे हैं ना इस कैंडल में एंट्री लिए हुए, तब तक से उसका एसएल हिट नहीं होगा। इस कैंडल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये मंथली कैंडल है। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बताते हैं, थ्योरी को समझिए। ये एक जो डिमांड एरिया होता है ना, मान लीजिए ये एक एरिया है, ठीक है, 50-60 रुपए की रेंज है, ठीक है, 50-60 पॉइंट की मान लीजिए रेंज है। जब भी मार्केट इस एरिया में आता है ना, कुछ बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और वो पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एरिया के डिस्टेंस पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर गया, ये एक सप्लाई एरिया है। ये कौन सा एरिया है? ये डिमांड एरिया है जहां पे बायर एक्टिव होते हैं, और ये सप्लाई एरिया है जहां पर मार्केट का सेलर स्टार्ट हो जाता है। वहां पे लगता है कि यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बननी चाहिए, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, ठीक है। देखिए, दोनों का फर्क समझिए। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ से चलते गया और यहाँ पर मार्केट कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ के जितने भी बायर के पोजीशन बने होंगे, आप खुद बताओ, क्या उनका पोजीशन बुक हुआ है? नहीं हुआ है। क्या उन पोजीशन के एसएल हिट हुए? नहीं हुए। तो आप खुद बताओ ना, जब ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाकर के इस लेवल पे कहीं अटका हुआ है, कंसोलिडेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में बायर्स एक्टिव है ना वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ना वहां से सेलिंग प्रेशर आ रही है, और ना ही वहां पर किसी का एसएल हिट हो रहा है, ठीक है। तो आपका इस जगह पे क्या व्यू बनता है, आप खुद बताओ, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, ये सेलर एरिया में आ गया, ठीक है, ये एक सेलिंग एरिया है। और यहां पर जाने के बाद मार्केट बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। और ये जो रेंज है ना, लगभग में ये भी मान लीजिए 50-60 पॉइंट का रेंज है, क्योंकि सप्लाई एक जोन बनता है, डिमांड एक जोन बनता है, कुछ पॉइंट्स के रेंज बनते हैं। वो डॉट, वो पॉइंट नहीं होता है, वो एक एरिया बनता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे, 4 घंटे का देखो, कम से कम मतलब अगर और भी देखना है तो 1 दिन का देखो, ये एक जोन बना रहता है, ठीक है। अब समझिए कि मार्केट इस लेवल पे बायर टान कर लेकर के गए, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं और अचानक से इस लेवल के ऊपर चले गए, इस लेवल के ऊपर चले गए ना। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन होती, समझिए, यहाँ पर 2, क्योंकि बायर में इतनी स्ट्रेंथ थी कि मार्केट को टान के ऊपर लेकर के गया, क्योंकि इस लेवल पे रुकावट आया, कुछ सेलिंग यहाँ पर बनी, लेकिन उनका पोजीशन इस ब्रेकआउट ने ले लिया एसएल,
और यहाँ से जो पहले सेलिंग बना करके बैठे थे, अब उन्होंने मान लो कि किसी ने पोजीशन यहाँ पर सेल किया होगा, ठीक है, और वो जब कवर करने आया, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं अपने पोजीशन को, तो वो फिर से बाई हो गया। एक तो इधर से स्ट्रेंथ थी बाई की और दूसरा इस लेवल पे बाई होने लगी, तो डबल बाई पोजीशन बना, तो ये मार्केट का और स्ट्रेंथ बढ़ गया। और ये जो सेलिंग एरिया है ना, अब इस चीज का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अब सेम चीजों को समझो, एक और चीज बात, जब मान लीजिए मार्केट यहां से सेलिंग प्रेशर आ रही है और धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर होकर के ये जो डिमांड जोन है यहां तक आता है और यहां पर कंसोलिडेट धीरे धीरे कर रहा है, तो आप इस जो चार्ट का फॉर्मेशन इससे क्या समझते हो, आप खुद बताओ। देखो, ये जो सेलर है यहाँ पर, इनका टारगेट है इस लेवल से यहां तक जाने का, टारगेट पूरा हो गया, या तो यहाँ पर अपना सेलर प्रॉफिट बुक कर ले, या यहाँ पर मार्केट जब कंसोलिडेट कर रहा है तो भी यहाँ पर बायर नहीं आ रहा है। अगर बायर एक्टिव होते तो मार्केट को इधर लेकर के ऊपर लेकर के जाते ना, तब ये ऊपर लेके जाते, तब ये अपना पोजीशन कट करते सेलर। सेम चीजों को मैं अब आपको चार्ट पे समझाने जा रही हूँ। देखो समझो चार्ट पे, ये मंथली हो गया, अब मैं इस चीज को वीकली कर रही हूँ। हमेशा कोशिश किया करिए अपने एनालिसिस को करने का थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखो ये वीकली है, ठीक है। अब देखो मार्केट इस वीक यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, ठीक है, चार वीक का यहाँ सपोर्ट है, ठीक। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया वीक, और सेम इस वीक का एक यहाँ पर कैंडल बनाना। अब क्लियर होता है कि मार्केट जब तक से वीक के कैंडल के इसके नीचे नहीं जाता, इसके नीचे नहीं जाता, वीकली कैंडल की मैं बात कर रही हूँ, तब तक से मार्केट का सपोर्ट है। जितने भी बायर इसको टान करके यहां तक ऊपर लेकर गए, क्योंकि ओपनिंग है, फिर यहाँ पे वीक बनाया, फिर ये ऊपर जा रहा, तब तक से उसका एसल नहीं होगा ना। अब सेम चीज है, वीक से मैं अब आपको डेली पे कन्वर्ट करने जा रही हूँ। एक एक कैंडल का इंपॉर्टेंस समझिए, एक एक कैंडल का। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके समझते हैं। देखिए ये एक एरिया बना, यहाँ पर एक एरिया बनाना यहाँ पे लगभग में 4 दिन से मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया है। अब मार्केट में जितने भी बायर है इन्होंने पुल करके ऊपर लेकर गए, फिर से इस कैंडल का 50% कवर किया। अभी भी इस जो कैंडल के जितने भी बायर है उन्होंने अभी गिव अप नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आता तो मैं आपको 5 मिनट पे दिखाती हूँ। देखो मार्केट जब इस लेवल से पुल करके ऊपर गया, एक यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर होंगे जिनको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, जब मैंने बोला ना कि जब मार्केट डिमांड एरिया से, ये वाला जो एक एरिया है, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है जो डिमांड एरिया है, ठीक है, यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, मार्केट को टान करके ऊपर लेकर गए और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, नो डाउट। मान लीजिए कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आया और कुछ लोगों ने नहीं किया, और फिर जो इस रैली को नहीं पार्टिसिपेट किए थे फिर से उन्होंने एंटर किया मार्केट को, प्राइस एक्शन देखा और यहां से फिर से ऊपर गया। अब देखिए यहां पर डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एग्जैक्टली आप समझिए कि अभी भी जितने भी बायर इस डिमांड एरिया में आए हैं, फिर से दोबारा अटेम्प्ट किया, ये डिमांड एरिया था और यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव हो गए। अब जब ये धीरे धीरे पोजीशन को टान करके ऊपर लेके जा रहे तो देखो कम से कम यहाँ 3 बार 4 बार मार्केट ने अटेम्प्ट किया ना अटेम्प्ट कि इस जगह पे हर्डल लेंगे, लेकिन इस लेवल पे पहुंचने के साथ साथ जो सप्लाई एरिया है जहां से सेलर को एक्टिव होना चाहिए, वहां से सेलर एक्टिव नहीं हुए हैं। आप समझा दोनों बात को फर्क। यहाँ पे जब भी मार्केट जाता है वहां पे बायर एक्टिव होते हैं, लेकिन जब इस एरिया पे जाता है वहां पे सेलर एक्टिव नहीं होते। और देखो जब यहाँ पुल करके ले गया, अभी भी मार्केट में यहाँ पर सेलर एक्टिव नहीं है, ये सेलर एक्टिव नहीं है, फिर से इसको ऊपर लेकर के गया ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट का चार्ट अभी बना नहीं है। देखो एक बात याद रखना, जब तक से ये जो बायर है ना, ये वाले जो बायर यहां तक टान करके ले गए, ये सारे बायर को क्या दिख रहा होगा, ये एक एरिया दिख रहा है। जब तक से इस एरिया के ऊपर है मार्केट, आपके बायर बिल्कुल कंफर्ट बैठे हुए। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे थोड़ा सा और छोटा ये देखना चाहोगे सपोर्ट, तो ये जिस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर है, जो कुछ फ्रेश बायर यहाँ ऐड हुए होंगे, इनका पोजीशन यहाँ पे बना होगा और यहाँ पर उनका पोजीशन का कॉस्ट होगा, और जो यहाँ पर बने होंगे पोजीशन, उनका कॉस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो निफ्टी में मैंने दिखाया ना, अब सेम चीजों को मैं चार्ट पे दिखाती हूँ।
देखो चार्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमेशा समझना। देखिए ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है ना। अब इस चीज को देखो, मार्केट ने थोड़ा सा पीछे जाते, बैक डेट पे जाते हैं। देखिए मार्केट में क्या हुआ, इस लेवल पे एक सपोर्ट बना था, ठीक है, ये एक डिमांड एरिया हो गया। जैसे प्राइस एक्शन का काम होता है हायर फिर लोअर फिर हायर फिर लोअर बनाने का, ठीक उसी तरीके से मार्केट एक बायर यहां पर एंटर हुआ, मार्केट को पुल करके ऊपर ले गया। बहुत सारे लोगों को ये एरिया एक रेजिस्टेंस दिख रही होगी। देखिए रेस्पेक्ट करता है, आप कुछ भी कहो, सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस होता है ना कहीं मार्केट 10 बार में 9 बार रेस्पेक्ट करता है। एक बार भले रेस्पेक्ट ना करे, लेकिन 10 में से 9 बार 90% टाइम रेस्पेक्ट करता है मार्केट। और उस 90% को थ्योरी मान करके हमेशा प्राइस एक्शन पे ध्यान रखना जरूरी है। कि मान लीजिए कि मार्केट यहां से ऊपर गया और यहां पे बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक किए तो थोड़ा नीचे आया, अभी भी मार्केट अपने जो मान लीजिए यहाँ पे 100 प्लेयर ऐड हुए, 100 बायर ऐड हुए, 100 बायर में से यहाँ गया और लगभग में 40 बायर जो यहाँ पे है उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी भी 60 बायर है ना पोजीशन बना करके, उन 60 पोजीशन जो बनी हुई है इनका कॉस्ट यहाँ पे है। जब तक से इस कॉस्ट पे नहीं आएगा मार्केट, इनका पोजीशन एक्सक्वायर ऑफ नहीं होगा। फिर ये पोजीशन टान करके फिर यहाँ पर ले गया। अब देखो यहाँ पर भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर लेकर चला गया ना, तो इससे पता चलता है कि मार्केट में जो अभी भी बायर इंटैक्ट है वो उनका अभी भी पोजीशन नहीं कटा है। अब इसका पोजीशन यहाँ पर बनेगा, फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर ये ऊपर गया। अब देखो इससे मैं ये नहीं बताने जा रही हूँ कि प्राइस एक्शन क्या है, मैं आपको बायर और सेलर का जो एक स्ट्रेंथ होता है ना, डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया, इस चीज को समझिए कि मार्केट जब सप्लाई एरिया में जाता है और डिमांड एरिया में जाता है तो हमेशा उस लेवल पे एक प्राइस एक्शन बनता है। और जब भी यहां से एक स्ट्रेंथ बनती है तो यहां पर जो स्ट्रेंथ रहती है ना वो 100% बैटरी चार्ज होती है, और जब इस लेवल पे जाती है तो वो बैटरी धीरे धीरे कम हो जाती है। मैं ये बताना चाह रही हूं आपको। और देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, समझिए। देखिए जब मार्केट इस लेवल पे एक सपोर्ट बना था, देखो इस लेवल पे एक सपोर्ट बना था ना, तो जब भी मार्केट इस लेवल पे आता था तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर रिस्क रिवॉर्ड में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे उनका जो बैटरी 100% चार्ज रहता था, तो वो एक मूव आती थी। ये स्पाइक आया ना, ये स्पाइक, और जैसे ये स्पाइक आया फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया। देखो अब ये वाला जो स्पाइक का मूव है ना, ये कहीं ना कहीं रेदर देन इससे ये रिस्की होगा बाई करना। तो ये जब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जब एक लेवल से पुल करके फिर नीचे आता है तो वहां पर आपके फिर से एक एनर्जेटिक बायर एंटर करते हैं। आपने नोटिस किया होगा एक चीज कि जब मार्केट सपोर्ट से बाउंस करता है ना कहीं उसकी जो मोमेंटम रहती है, स्पीड रहती है, बहुत ही फास्ट रहती है। और जब यहां से सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास आसपास कहीं पहुंचता है तो उसकी स्पीड और मोमेंटम स्लो हो जाती है। सेम अगर मैं आपको अपोजिट कहूं, मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इस चीज को समझो। मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस के पास पोजीशन बनी है ना पोजीशन, अगर मार्केट को गिरना है तो रेजिस्टेंस से जब रिजेक्शन लेता है ना तो इसकी स्पीड फास्ट होती है, और जब वो सपोर्ट के पास पहुंचता है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और सेम अगर सपोर्ट से मार्केट को बाउंस करना है तो इसकी स्पीड फास्ट होती है, फास्ट, और जैसे ही आपका जो रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है ये स्पीड स्लो हो जाती है। अगर दोबारा मान लीजिए इस मोमेंटम को अगर किसी ने मिस कर दिया, दोबारा अटेम्प्ट करना है, जब यहां पर आता है तो भी इसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती है। ये वाला जो फास्ट मूव आता है ना वो होता है। अब देखिए मैं इसको कैसे कोरिलेट करती हूँ आपको ऑप्शन से। देखिए ये मैंने निफ्टी का ऑप्शन खोल के रखा है, ठीक है, अब ये निफ्टी का ऑप्शन देखो, चीजों को समझिए। देखिए जब मार्केट में लगभग में यहां पर देखो जब 24,800 का बना, एक मान लो लेवल हमने उठा लिया, ये 24,800 के पास देखो लगभग में 100 पॉइंट का गैप हो चुका है ना, 100 पॉइंट का गैप। अब मान लीजिए कि 24,900 के पास मार्केट है और 800 का सपोर्ट है, ठीक है। अब ये 24,900 से रिजेक्शन लेना है मार्केट को। अगर मार्केट को गिरना है तो सबसे पहले जब मार्केट गिरेगा ना उसकी स्पीड जो है 900 से फास्ट होगी,
ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 800 के आसपास पहुंचेगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जानते हो क्यों स्लो हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हुए OI है ना, वो अपने लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे, वो अपने लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए, अब इस चीज को मैं आपको सपोर्ट और चार्ट को रिलेट करके समझ। देखिए, डेटा को ना जब आप ये करते हैं ना रिवीज ये करते हैं, क्या बोलते हैं, जब डेटा को रिव्यू करते हो और जब डेटा को रीडिंग करते हो ना, हमेशा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो बायर और सेलर का समझो। देखो, जब मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट, मान लीजिए कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, फॉर एग्जाम्पल 900 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 960 तक गया, ठीक है। अब ये 960 के पास जब मार्केट आएगा ना, यहाँ पर जब ये 960 के पास मार्केट आएगा तो कहीं ना कहीं जब यहाँ से सेलिंग प्रेशर होगा तो ये जितने भी बायर होंगे ना आराम से बैठे होंगे। पहले तो ऊपर के एरिया में सेलर हावी होंगे, जब सेलर हावी होंगे तब धीरे धीरे पुल करके 960 तक लेके जाएंगे। जैसे ही ये 950 को टच करेगा तो ये जितने भी बायर होंगे आराम से जो बैठे वो अब अपना पोजीशन करेंगे। देखो, ऊपर से एक सेलर और यहाँ पे जो बायर थे अब वो भी क्या हो गए, स्क्वायर ऑफ करके अपना पोजीशन सेलिंग कर रहे हैं, तो डबल सेलर प्रेशर आएगा। और जैसे ही धीरे धीरे सेलिंग बढ़ते जाएगी ना, जब इस लेवल के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर एक्टिव है तो इनका जो स्पीड है ना इधर आते आते स्लो हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रही हूं, इस वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ 2 पॉइंट है, सिर्फ 2 पॉइंट। जो लोग भी इस 2 पॉइंट पे अपनी प्रैक्टिस कर लिए, कंसिस्टेंसी को बैठा ली, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक ट्रेडिंग करने का स्टाइल है ना, ट्रेडिंग का एक नजरिया है, टोटली चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज। और जो बार बार रैंडम ट्रेड करते हैं ना, वो भी आप समझ जाओगे कि मैं कहाँ पे गलत करता था। अब समझिए कि मैं आपको सारे जो मिक्सचर हो गए उसको मैं सिर्फ 2 पॉइंट में कन्वर्ट करूंगी। सबसे पहली बात, एक क्या होता है, एक होता है आपका सेलिंग एरिया, मान लीजिए सप्लाई एरिया, ठीक है, मैंने इसको डिटेल में लिख दिया सप्लाई, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, डिमांड एरिया। देखिए, डिमांड में क्या होता है कि मार्केट के जो बायर होते हैं जब भी उस एरिया में जाता है तो वहां के बायर एक्टिव हो जाते हैं और सप्लायर में सेलर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मार्केट सेलर यहाँ पर एरिया में है, मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया में, अगर इस एरिया के सेलर एक्टिव हो जाए, मैं बात कर रही हूँ, सेलर यहाँ पे अपना पोजीशन बढ़ाने लगे, तो क्लियर कट है कि एक तो मार्केट का सेलर हावी और दूसरा जो बायर जितने भी पुल करके ऊपर ले गए रहते हैं उन सब का पोजीशन कट होगा। तो इसकी जो स्पीड होती है ना, फास्ट होती है। आप जो बार बार बोलते हो ना कि ब्रेकआउट होना, ब्रेकडाउन होना, उससे कहीं ज्यादा रेलिवेंट होता है कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन और सप्लाई एरिया से डिमांड एरिया से बाइंग आना, उन दोनों की स्पीड बहुत फास्ट होती है रेदर देन कि आपकी जो स्पीड है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन उसकी। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली लोग जो सप्लाई यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, बार बार मार्केट इसको फेस करा, फिर से फेस किया, ये जो बार बार यहाँ पे एरिया बनता है ना, ये आपकी एक लिक्विडिटी रहती है, अगर ये मान लीजिए कि 10 बार में 2 बार ब्रेकआउट हो गया तो हो गया कि उसके ऊपर मार्केट गया, प्राइस एक्शन बनाया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया। अगर ये चीजें यहां पर नहीं बनी ना तो आपकी ये लिक्विडिटी जितनी भी है, रिटेलर को ट्रैप करके सीधे रिवर्सल प्ले करना, ये उतना ही फास्ट होता है। और मुझे पता है कि जितना भी लोग अगर ट्रेड करते हैं ना, उसके 10 में से 5 बार लॉस होने के चांसेस यही रहते हैं कि वो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन दोनों में ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि वो उनका जो एनालिसिस होता है वो हमेशा सोचते हैं ना कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आएगा और इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होगा, और इन लेवल जो होता है ना कहीं उस पर बड़े प्लेयर बैठे रहते हैं। क्योंकि सिर्फ आपको वो लेवल नहीं दिखता, आपके जैसे बहुत सारे रिटेलर है, बहुत सारे बड़े प्लेयर है, बिग प्लेयर है, सबकी नजरें होती है। तो सबसे फास्ट जो लिक्विडिटी मिलती है मार्केट को, एक डिमांड सप्लाई एरिया और एक डिमांड एरिया, इस एरिया में सबसे फास्ट लिक्विडिटी होती है, बहुत सारे पोजीशन का यहाँ पर रहता है ओपन, और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए कोई 1000 करोड़ का पोजीशन एक बार टक से मार देना तो सारे 50,000 रिटेलर का पोजीशन वो एक खा लेगा। ये चीजें होती है। अगर आपको बचना ही सब चीज से तो अपनी नजर और अपनी प्रैक्टिस हमेशा
जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी एक्यूरेसी, जो मार्केट में होने के चांसेस रहते हैं, उस पे प्रैक्टिस करिए, उस पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया निफ्टी का और ये सब चीज का भी। तो इससे आपका जो एक एनालिसिस है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि भाई मुझे रेजिस्टेंस पे 10 में से पता है कि 2 बार ही सिर्फ ब्रेकआउट होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो अगर 8 बार ब्रेकआउट फेल होगा तो उसमें मेरा एसएल ज्यादा जाएगा, रेदर देन कि अगर मैं रिजेक्शन पे आपको कोशिश करूं कि या तो डिमांड से बाय करो, रिजेक्शन पे बुक कर लो, नहीं तो अगर रिजेक्शन से जब रिवर्सल आए तब प्ले। सेम चीजें आपका डिमांड एरिया से भी ले। ठीक है, तो अपना देखो, आप सबको पता है कि मार्केट में सिर्फ एनालिसिस काम नहीं करता, मार्केट में 90% टाइम आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी और आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो काम आते हैं। तो जितना इस पे प्रैक्टिस करना है इस पे प्रैक्टिस करिए, रेदर देन कि आप सेटअप पे, स्ट्रेटजी पे, इस पे उस पे करो आप। ओके, अगर आपको ये वीडियो लॉजिकल लगे तो प्लीज लाइक करिए, अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और देखो, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको ये बताऊं कि मार्केट में डेटा कैसे चेंज होता है। देखो, इंडिया विक्स पे मैंने वीडियो बनाया, हमेशा मेरी यही नजर रहती है कि मार्केट में अगर बने रहना है ना तो मार्केट में कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लें। मेरा काम होता है सही तरीके से आपको गाइड करना। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।